बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च में हमारा पहला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर कंटिन्यू है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। उससे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को ग्राफिकली किस तरह सॉल्व करते हैं उनके ऊपर भी हमारी डिस्कशन रही। कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज के लेक्चर में मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा। उसको हम करेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड से, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ इजाफी होगी। वो ये है, टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स विद लोअर बाउंड्स। इसको मैं यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि वेरिएबल विद लोअर बाउंड से क्या मुराद है। देखें, आपने अभी तक जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सॉल्व किए हैं उनमें आपके पास जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, जिन्हें आप डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, लाइक एज एक्स वाई जी जो आप रखते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, जेड ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ें आपके पास पेपर में लिखी होती हैं या क्वेश्चन में आपने देखी हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास इन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा देता है कि वो वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होने के बजाय इस तरह हैं कि उनके कोई लोअर बाउंड्स हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरा लोअर बाउंड जो है वो 10 है, वाई की वैल्यू 20 से स्टार्ट होगी, जेड की वैल्यू 30 या 30 से ग्रेटर होगी। ऐसी सूरत में आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंप्लेक्स मेथड से अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसे स्लैग या सरप्लस यहाँ पर वेरिएबल जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट बन जाएगा x प्लस एस वन इक्वल टू 10। इसी तरह यहाँ पर y प्लस एस टू इक्वल टू 20, z प्लस एस थ्री इक्वल टू 30, और इसके अलावा जो भी कांस्टेंट बनेंगे वो अलहदा होंगे। तो ये आपके पास अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसी सूरत में क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ पर सीखनी है। तो ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आपने देखना है। सिंप्लेक्स मेथड आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, आता होगा। और अब सिंप्लेक्स मेथड को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा देखते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है जी कि फॉर अ कंपनी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी, द अवेलेबल डाटा इज़ गिवन बिलो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एक कंपनी है जो कि 3 किस्म के प्रोडक्ट एक्स वाई जी तैयार कर रही है और वो चाहती है कि इन प्रोडक्ट को इस तरह मिक्स किया जाए कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इसमें आपके पास टाइम इन आवर्स पर यूनिट ऑफ, आपका पहला जो प्रोडक्ट एक्स है उसको तैयार करने के लिए जो आपका टाइम रिक्वायर्ड है वो 1 घंटा है, वाई के लिए 2 घंटे हैं, जेड के लिए भी 2 घंटे हैं, और ऑपरेशन 1 यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि ये मशीन 1 है जो इन प्रोडक्ट को तैयार करती है। इसी तरह ये ऑपरेशन 2 है, इसके लिए एक्स का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं, वाई का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 1 घंटा लग जाता है, जेड का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 1 घंटा है। जो ऑपरेशन 3 है वो एक्स के 1 यूनिट को तैयार करने के लिए 3 घंटे लगा देती है, वाई का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 1 घंटा और जेड का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 2 घंटे हैं। फर्दर आपके पास जो ऑपरेशन 1 है उसकी टोटल अवेलेबिलिटी जो है वो पर मंथ 200 घंटे की है, ऑपरेशन 2 की टोटल अवेलेबिलिटी 220 घंटे की है, और ऑपरेशन 3 की जो टोटल अवेलेबिलिटी वो 180 घंटे की है। अगर आप 1 यूनिट इसका प्रोडक्ट एक्स का तैयार करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। इसी तरह वाई के लिए 15 रुपये है और जेड के लिए 8 रुपये है। अगली बात ये यहाँ पर है आपके पास जो मैं बता रहा था कि वेरिएबल विद लोअर बाउंड, ये उसने कंडीशन लगाई है। कहता है जी मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट पर मंथ इन यूनिट्स, आपको कम से कम जो सेल करने हैं वो एक्स के 10 यूनिट लाजमी सेल करने हैं, वाई के 20 यूनिट लाजमी सेल करने हैं और जेड के 30 यूनिट सेल करने हैं। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें ये जो आखिरी रो मैंने लिखी है मिनिमम सेल वाली, ये कहीं पर भी आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो वहाँ उन क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं है। तो ये मेन चीज़ है। अब सबसे पहले हमने अपने इस प्रॉब्लम को बदलना है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो इसको मतलब किस तरह करेंगे यहाँ पर हम लें जी। अब यहाँ पर मैं let us we make
एक्स वाई एंड जेड यूनिट्स of product x, y and z respectively पर मंथ। आप हर महीने आप ये सपोज कर लें जो प्रोडक्ट एक्स है उसके हमने एक्स यूनिट तैयार किए, प्रोडक्ट वाई के स्मॉल वाई यूनिट तैयार कर लिए और प्रोडक्ट जेड के स्मॉल जेड यूनिट यानी ये तैयार कर लिए हमने। अब आपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज़, अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनेगा इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर ऑपरेशन 1 के लिए। ऑपरेशन वन में ये हमारे पास ऑपरेशन 1 है। इसमें आपने तैयार किए हैं एक्स यूनिट प्रोडक्ट एक्स के। जब आप इसके एक्स यूनिट तैयार करेंगे प्रोडक्ट एक्स के तो इसका एक यूनिट तैयार करने पर 1 घंटा लगता है। तो एक्स यूनिट पर कितने घंटे लगेंगे? एक्स घंटे। आपने प्रोडक्ट वाई के वाई यूनिट तैयार किए हैं तो इसके एक यूनिट को तैयार करने पर 2 घंटे लगते हैं, तो वाई यूनिट तैयार करने पर 2y हो जाएगा। इसी तरह ही प्रोडक्ट जेड के आपने तैयार किए हैं जेड यूनिट, तो जेड यूनिट तैयार करने पर टोटल कितना टाइम लगेगा? 2z। देखें जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपने प्रोडक्ट एक्स के 10 यूनिट तैयार किए हैं तो कितना टाइम लगेगा टोटल ऑपरेशन 1 के जरिए? तो इसके लिए लगेगा जनाब 10 यूनिट तैयार किए हैं तो एक यूनिट पर 1 घंटा लगता है, तो 10 पर 10। अगर वाई के आपने 10 यूनिट तैयार किए हैं तो एक यूनिट तैयार करने पर 2 घंटे लगते हैं, तो 10 यूनिट पर 20 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह ही अगर आपने जेड के ऊपर 10 यूनिट तैयार किए हों इसके भी, तो 2 घंटे एक यूनिट पर लगेंगे, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। जबकि टोटल आपके पास टाइम जो अवेलेबल है इसके लिए वो 200 घंटे हैं। तो इसके लिए जो ऑपरेशन 1 के लिए आपके पास बनेगा जो कॉन्स्टेंट बनेगा वो ये आएगा x प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स जी लेस देन इक्वल टू 200। ये टोटल आपके पास 200 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। देखें सिंपल सी बात है, मैंने पहली रो में ये जो नंबर है इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको z से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है ना, पहली रो को पूरी समझें x से मल्टीप्लाई करवा दिया और टोटल टाइम हमारे पास बन गया ये सारा x प्लस 2y प्लस 2z, और ये है कितना ज़्यादा से ज़्यादा 200 घंटे, ये 200 आ गया। इसी तरह ही फॉर ऑपरेशन 2 के लिए जो आपका टाइम बनेगा ऑपरेशन 2 के लिए x का एक यूनिट तैयार, आपने x यूनिट तैयार किए हैं, एक यूनिट के ऊपर x यूनिट 2 यूनिट लगते हैं, मतलब 2 घंटे लगते हैं। तो x यूनिट पर कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएगा, यहाँ पर 1y आ जाएगा, यहाँ पर 1z आ जाएगा। तो आपके पास टोटल टाइम कितना बन गया? 2x प्लस वाई प्लस जी कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 220 है। तो यानी कि ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जी विच इज़ लेस देन इक्वल टू 220। ठीक होगी बात ये। ऑपरेशन 3 के लिए चलें। ऑपरेशन 3 के लिए भी सिमिलरली अब जब आप यहाँ पर इसके x यूनिट तैयार करेंगे ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर y यूनिट है 1y, इसके z यूनिट है 2z, इन सबको प्लस कर लें, 3x प्लस वाई प्लस 2z लेस देन इक्वल टू 180 आ जाएगा। 3x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स जी लेस देन इक्वल टू 180। ये तो हो गए आपके पास यहाँ पर जो ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3 से है। अगली चीज़, अगला आपने यहाँ पर है जो मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या हैं? फॉर मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट, फॉर मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट, मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट के लिए जो आपके कांस्टेंट बनेंगे, फॉर मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंट्स आर, वो आपके पास जनाब आ जाएंगे। देखें जी, इसमें मिनिमम सेल है, मतलब वो कहता है कि एक्स प्रोडक्ट एक्स के 10 यूनिट कम से कम लाजमी बेचने हैं आपने, तो कम से कम 10 लाजमी बेचने हैं। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर बनेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है ना,
लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा। उसकी वजह कि आप चाहते हैं कि कम से कम कितने यूनिट बिकें, 10 यूनिट। आप यही कहेंगे ना, अब ये तो नहीं कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिकें, आप तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि लेकिन 10 तो लाजमी बेचने आपने। तो ये उसने लोअर बाउंड आपके लिए बना दिया है यहाँ पर। लोअर बाउंड का मतलब ये जो मिनिमम कंडीशन है उसकी। इसी तरह यहाँ पर आगे y के लिए है क्वेश्चन में 20 और z के लिए आपके पास है 30। आखिरी चीज़ है आपके पास आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे बनेगा? प्रॉफिट से, क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है ना, यही उसने कहा है ना, डिटरमाइन दी प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिससे प्रॉफिट आपको मिले। देखें जी, आपको x का एक यूनिट प्रोडक्ट x का एक यूनिट तैयार करने पर 10 रुपये मिलते हैं, तो आपने कितने तैयार किए हैं? x यूनिट तैयार किए हैं, तो ये कितना प्रॉफिट हो गया? 10x। आपने y का एक यूनिट तैयार करें तो 15 रुपये मिलते हैं, तो आपने कितने यूनिट तैयार किए? y यूनिट तैयार किए, तो 15y आ गया। इसी तरह z के लिए आ गया 8z। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टोटल 10x + 15y + 8z, ठीक है ना। मैक्सिमाइज सो मैं z डैश कह देता हूँ इस वक्त। z डैश इज इक्वल टू 10x + 15y + 8z, ठीक है जी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको चाहे आप ऊपर लिख लें, मैक्सिमाइज z डैश इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये आपके पास आ गए। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है वो ये था, मैंने बताया था, आपने पिछले क्वेश्चंस में पहले देखा था कि ये लिखने के बाद आगे आप लिखते थे वेयर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, डेट इज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर आपके x ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। ये जो तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास यही कहला रहे हैं वेरिएबल्स विद लोअर बाउंड्स। दीज आर द वेरिएबल्स विद लोअर बाउंड्स, इन्हीं को अब आपने डील करना है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसको मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में पहले z नोट लिखा हुआ है, मैंने अभी z डैश से कहा था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर, ये कांस्टेंट जो भी हमने बनाए ये आ गए। मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट के जो कांस्टेंट है वो आ गया 5, 6, 7। अब मैंने लिखा है, ये चीज़ें वैसे आपको लिखने बीच में पेपर में नहीं लिखनी है आपने। सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल नीड इंट्रोडक्शन ऑफ 3 सिलेक्ट वेरिएबल फॉर 1, 2, 3। आप जानते हैं जब लेस देन इक्वल का साइन होता है तो आप सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हो, ठीक है। और यहाँ पर जब आपके पास होंगे 5वां, 6ठा, 7वां, तो इसके लिए चूँकि ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर आपने ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए टोटल। इनके लिए तीनों के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सरप्लस वेरिएबल चाहिए होती है आपको, ठीक है जी। तो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विल नीड 3 स्लैक वेरिएबल फॉर 1, 2, 3 एंड 3 सरप्लस वेरिएबल फॉर 5, 6, 7, ठीक है ना। 1, 2, 3 नहीं, सॉरी 2, 3, 4 के लिए आपको स्लैक वेरिएबल चाहिए और 5, 6, 7 के लिए सरप्लस वेरिएबल चाहिए एंड 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यहाँ पर चाहिए होंगे आपको। दी प्रॉब्लम विल इन्वॉल्व देयर फॉर 12 वेरिएबल, 3 स्लैक वेरिएबल होंगे, 3 सरप्लस वेरिएबल होंगे, 3 आपके पास होंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल और 3 डिसीजन वेरिएबल हैं जो ओरिजिनल आपके पास क्वेश्चन में जो थे। एंड देयर आर 6 कॉन्स्टेंट्स, और 6 टोटल कॉन्स्टेंट बन जाएंगे आपके पास। ये कैसे? 3 ये वाले ऊपर वाले और 3 ये जो लोअर बाउंड से आपके पास मिलकर बने हैं। तो अब मुझे बताएं कि आपके पास अगर क्वेश्चन में टोटल 12 वेरिएबल हों और 6 कॉन्स्टेंट हों तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो सो it will require sufficient time for solution for by simplex method. The time and effort for solution can be considerably reduced if variables x, y and z, if variable x, y and z having lower bounds of 10, 20 and 30 respectively are substituted as। दूसरे अल्फाज में मतलब ये सारी बात को क्या करना है आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि अब मैं करने क्या जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लोअर बाउंड वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे इस तरह के, देखें जब क्वेश्चन में लिखा होता है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई दूसरे नंबर आपको दिए हुए हैं 0 से हटकर। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूट कर लेना न्यू वेरिएबल्स में। वो कैसे करना है वो देखें ज़रा। आपने करना ये होगा कि अपने x को 10 + x1 से रिप्लेस कर दें, y को 20 + x2 से रिप्लेस कर दिया मैंने, और z को 30 + x3 से। ये कहाँ से आ गया आपके पास 10 + x1? ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये जो मेरे पास थे x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, z ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो इस x को मैंने लिख दिया
यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो या लेस देन इक्वल का साइन हो, जब लोअर बाउंड वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने हमेशा उसको लिखना है x इक्वल टू 10 प्लस x1, y इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ पर मैंने x2 कह दिया, और z की जगह लिख दिया z इक्वल टू 30 प्लस x3, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो नंबर जो लोअर बाउंड के हैं वो वैसे के वैसे आ गए, साथ ही न्यू वेरिएबल मैंने ऐड कर लिए। वेयर अब मैंने आगे लिखा कि x1 x2 x3 जो है ये खुद बजाते खुद जो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये क्या है, नॉन नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वेरिएबल इन द मॉडल इट टेक्स द फॉर्म। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था शुरू में, ये देखें 10x प्लस 15y प्लस 8z। तो आपने क्या किया, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिया 10 प्लस x1, और आगे फिर था ये 15y, तो y की जगह पुट कर दिया 20 प्लस x2। फिर यहाँ पर था z की जगह पुट कर दिया 30 प्लस x3। यानी ये वाली तमाम वैल्यूज अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दी। इसको सोल्व कर लिया, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 8 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास ये सारा सोल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक नई चीज़ ये भी है, आप गौर करें कि आपने कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एंड पर कभी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट होते नहीं देखा। तो यहाँ पर देखें 640 एज नंबर एक और आ गया। अब इसको कैसे डील करना है आपने, इस 640 को बीच वाले जो स्टेप है मैं भी आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, इस 640 को उठा कर दूसरी तरफ लेकर जाकर माइनस कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, ये देखें यहाँ पर z0 माइनस 640। ठीक है ना, ये इधर ला के 640 को माइनस कर दिया और उधर आपके पास रह गए ये सारे वेरिएबल। चले मैं इस चीज़ को आगे थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूँ आपको दोबारा। इसको अभी फ़िलहाल इसको इधर रखते हैं। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, अब आपके जो नए कांस्टेंट थे, जो पुराने कांस्टेंट थे आपके, यानी ये वाले x प्लस 2 y प्लस 2z 2x, इन तमाम में भी x की जगह 10 प्लस x1, y की जगह क्या पुट करना था आपने 20 प्लस x2 और z की जगह 30 प्लस x3। इन तमाम में जहाँ जहाँ पर x y z है उनमें आपने ये वाली वैल्यू जो है पुट कर दी। ठीक है, तमाम कांस्टेंट में पुट करने के बाद आपके पास जो नए कांस्टेंट सॉल्व होने के बाद आते हैं, ये ऊपर वाले को सॉल्व करें, नीचे वाले को सॉल्व करें, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास न्यू कांस्टेंट ये आ जाते हैं। x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 90, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 150। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखो आपके तमाम जो कांस्टेंट हैं वो सारे लेस देन इक्वल के साइन लेस देन इक्वल में बदल गए हैं, और जो लोअर बाउंड वाले थे आपके पास वो वैसे ख़त्म हो गए। अब आपके पास सिर्फ 3 कांस्टेंट रह गए हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपने इनको, अब मैं आगे मज़ीद रहा इसको दोबारा लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। नहीं बेटा, ये हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, मतलब 640 को मैं बता रहा था, उस तरफ दूसरी साइड पर ले जाएंगे। वहाँ पर मैंने z नोट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर z डैश कर लिया है। अभी नाम आप जो मर्ज़ी रख लें क्वेश्चन में, z डैश माइनस 640, इसको मैंने कह दिया z, तो मैंने करना है मैक्सिमाइज z डैश माइनस 640 आ गया इक्वल टू ये सारा, मतलब क्या किया मैंने अपने इस क्वेश्चन में, मैंने 640 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, वो इधर आके माइनस हो गया, ये बन गया z नोट माइनस 640। यहाँ पर मैंने z नोट लिखा हुआ है, अभी मैंने z डैश लिख दिया है। आप जो सा मर्जी नाम रख लें, उससे कन्फ्यूजन नहीं है। इधर सारी साइड आपकी रह जाएगी वेरिएबल्स वाली। इसका मतलब मैंने इस सारे को मैक्सिमाइज़ करना है। ये हमारा है फंक्शन जिसको मैंने मैक्सिमाइज़ करना है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये नए कांस्टेंट बने हैं x1 x2 x3 की फॉर्म में। अब इनमें आप लिखेंगे बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल्स, जो कि ये लेस देन इक्वल का साइन है। तो जब पहले में स्लैक वेरिएबल आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस s1 इक्वल टू 90। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। किस मकसद के लिए, अपनी इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखने के लिए। अब आपका सिंपलेक्स मेथड शुरू हो गया, समझे। ये आ गया 2x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें नया दूसरा स्लैक वेरिएबल s2 ऐड किया इक्वल टू 150 आ गया। इसी तरह तीसरा है आपके पास, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 70 है, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस s3 इक्वल टू 70। वेयर आपके पास अब ये जो टोटल 6 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x1 x2 x3 s1 s2 s3, दीज आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम अब इन्हें सॉल्व करेंगे इनको बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड से। अगला काम वही है जो सिंपलेक्स मेथड में आप पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना होता है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में हम ये करते हैं,
फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय पुटिंग, ये जो आपके पास वेरिएबल्स है x1 x2 x3 इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इन स्लैक वेरिएबल की कीमत निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज जब यहाँ पर x1 x2 x3 0 के इक्वल आएंगे तो s1 की कीमत 90, s2 की कीमत 150, s3 की कीमत 70। एक बात गौर करें कि जब आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो आप अपने x1 x2 x3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। जो ये s1 s2 s3 निकलते हैं, ये जो स्लैक वेरिएबल हैं, ये असल में कौन होते हैं? ये आपके जो कांस्टेंट है ना, इस तरफ 90 150 कांस्टेंट की दूसरी साइड पर जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ये असल में वही हैं। दूसरे अल्फाज में आपसे जानते हैं कि जब गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड में आपसे कांस्टेंट मैट्रिक्स बी लिखते थे तो उसमें आप क्या लिखते थे? 90 150 70, ये वाली साइड लिखते हैं ना। तो ये असल में स्लैक वेरिएबल असल में वही हैं। ये देखें 90 150 70, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर बनाऊँगा आपका पहला जो बेसिक सिंपलेक्स टेबल है उसकी तरफ मूव करने लगा हूँ, वो देखें ज़रा। अच्छा जी, अब ये जो आपका बेसिक सिंपलेक्स टेबल है ये कैसे बनता है? यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो रो है वो आपकी होती है जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो। आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर लिखेंगे बेसिस। बेसिस में आप वो वेरिएबल लिखेंगे जो आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो वेरिएबल निकले थे। आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो वेरिएबल लिखे थे वो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो टोटल वेरिएबल आपके पास यहाँ पर 6 निकले थे x1 x2 x3, उनका वो लिखे जाते हैं और ऊपर उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। मसलन देखें यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये सारा है 10x1 + 15x2 + 8x3। अब इस z-640 को भी आप भूल जाएं, बस इधर वाली साइड देखें वेरिएबल वाली। x1 के साथ है कोएफिशिएंट 10, तो x1 के ऊपर मैंने 10 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर x2 के साथ है 15, तो यहाँ पर x2 के ऊपर 15 लिख दिया। इसी तरह x3 के साथ है कोएफिशिएंट 8, तो यहाँ पर x3 के साथ लिख दिया 8। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें s1 s2 s3 स्लैक वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो उनके ऊपर लिखा जाएगा 0 0 0। ठीक होगी बात। अब मैं आगे स्टार्ट करने लगा अपने बेसिस में। यहाँ पर लिखूँगा कौन कौन से वेरिएबल जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में वेरिएबल निकाले हैं वो कौन से हैं। ये हैं s1 s2 s3। ये कैसे निकाले हैं? x1 x2 x3 की कीमत को 0 पुट करके। तो इनका नाम यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका s1 s2 s3। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर s1 के साथ इधर ऊपर कोएफिशिएंट कौन सा है? 0 है, तो यहाँ 0 लिख दूंगा। इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर ये अंदर वाली जो आपकी बॉडी मैट्रिक्स है ये कैसे फुल करनी है आपने? 1 2 3, ये 3 रोज़ हैं। ये कैसे करने हैं ये आप देखें यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन में करते थे। इधर x1 का कोएफिशिएंट है 1, इधर x1 का कोएफिशिएंट है 2, इधर x1 का कोएफिशिएंट है 3, तो ये आ जाएगा। इधर x1 का कोएफिशिएंट आ गया 1, फिर उसके बाद इधर x1 का कोएफिशिएंट था 2 और इधर x3 का कोएफिशिएंट है x1 का कोएफिशिएंट तीसरी रो में 3। ये s1 और s2 s3 के नंबर नहीं है। x1 के नीचे जो नंबर लिखे जाएंगे वो आपके पास आएंगे x1 के साथ वाला कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x1 का साथ वाला कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x1 के साथ वाला कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 3 है। आगे चलते हैं, x2 के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो ये आएगा 2 1 1। ठीक होगी बात ये। इसी तरह आगे चलेंगे। अब आगे लिखेंगे आप x3, यानी कि यहाँ पर s1 का कोएफिशिएंट 1 आ गया पहली रो में, दूसरी में s1 नहीं है, तीसरी रो में s1 नहीं है, 0 आ गया। इसी तरह s2 का कोएफिशिएंट पहली रो में s2 नहीं है, वो 0 आ जाएगा। दूसरी रो में s2 है, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरी रो में इसी तरह आगे चलें s3 पहली 2 रो में नहीं है, मतलब पहली 2 जो क्वेश्चन है उनमें नहीं है, और तीसरी में है तो लाता यहाँ पर ये आएगा 0 0 1। ये जो s1 s2 s3 हैं ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर आपके पास कांस्टेंट हो 2, ठीक है ना, और ऊपर आपके पास कॉलम वेरिएबल आपने ऐसे चले। खैर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बनाएंगे। यहाँ पर s1 s2 s3 जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते हैं ये। आगे लिखेंगे मैट्रिक्स बी मतलब ये जो इक्वल के दूसरी साइड पर आपके नंबर हैं कांस्टेंट नंबर 90 150 70, ये इधर आ जाएगा आपके पास 90 150 और आगे क्या आ जाएगा 70। अब आपने जो पहला काम करना होता है वो निकालना है जीजे रो कैसे निकलती है? आपने CB के नंबर्स को इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, हर कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। जैसे 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, फाइनल ऐड किया 0 आ गया। इसी तरह 0 2 0, 0 1 0, 0 1 0, फाइनल ऐड किया 0 आ गया।
ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये सारा ज़ीरो हो गया और इधर बी को मल्टीप्लाई किया, ये भी ज़ीरो आ गया। ये जो पहला आपके पास ज़ीरो यहाँ पर आता है, असल में ये बी के नीचे जो नंबर होता है यही तो बताता है हमने किसको मैक्सिमाइज़ करना है, जी को। तो जी की पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पर यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ये बताता है जी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जेड की जो स्टार्टिंग वैल्यू आई है वो कितनी है, ज़ीरो, यानी हमारा प्रॉफिट क्या है, ज़ीरो है। आगे निकालना है सी जे माइनस जी जे। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो टॉप रो में यहाँ पर 10 है, इस 10 में से 0 को माइनस कर दिया, बाकी रहेगा 10। फिर 15 में से 0 को माइनस किया, 15 माइनस 0 ये आ गया 15। फिर 8 माइनस 0 8, फिर आपने 0 माइनस 0 किया 0, 0 माइनस 0 किया 0, 0 माइनस 0 0। ठीक होगी बात। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने देखना है कि क्या आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया। अब वो कैसे बनेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसका कैसे पता चलता है, आपने ये देखना है कि आपकी जो लास्ट रो है यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन तब आएगा, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ये। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सोल्यूशन तब आपको आंसर होता है जब आपकी आखिरी रो यानी सी जे माइनस जी जे रो ये तमाम की तमाम या तो ज़ीरो हो जाएं या नेगेटिव हों, यानी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर तो आपको देख रहे हैं कि तमाम नंबर ज़ीरो हैं, कुछ नंबर ज़ीरो हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो अभी कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं ही बना। अब इसे ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे देखना है कि आखिरी रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। तो आपने देखा वो 15 है। ये जो 15 है ये इसका मतलब ये आपकी शो कर रहा है किसको, ये पिवट कॉलम है आपका, x2 पिवट कॉलम है। अब अगर आपने तलाश करना है पिवट रो को, पिवट रो कैसे तलाश करते हैं, ये जो आपकी बी है ना, इस बी को आपने पिवट जो कॉलम तलाश किया है उसके नंबर पर डिवाइड करना है, यानी 90, इधर क्या है 2 है, 90 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया 45। 150 को इसके 1 पर डिवाइड किया आंसर आया 150। फिर इधर 70 है, 70 को 1 पर डिवाइड किया आंसर आया 70। अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रेशो है वो कौन सी है, तो सबसे छोटी रेशो हमारी है 70। अगर फ़र्ज़ करें ये तीनों की तीनों रेशो नेगेटिव होती हैं तो आप यहाँ पर ही क्वेश्चन को छोड़ देते, अगर तीनों की तीनों इन्फिनिटी है तब भी आप छोड़ देते, अगर दो इन्फिनिटी है एक नेगेटिव है तब भी छोड़ देते। यानी कि आपकी जो रेशो है ना, जब तक नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो वाली भी चलेगी, ठीक है, और पॉजिटिव चलेंगी, नेगेटिव नहीं चलेगी, इन्फिनिटी नहीं चलेगी। रेशो शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होनी चाहिए रेशो भी आपकी, ठीक है। तो अब रेशो जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो आपकी यहाँ पर निकली है वो, सॉरी यहाँ पर 70 नहीं है, ये 45 है। अब 45 आपके पास किस रो में आती है, पहली रो में है, और कॉलम कौन सा था, x2 था। तो यहाँ पर जो नंबर बैठा हुआ है 2, ये हमारा पिवट एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, पिवट एलिमेंट है। इस टेबल के नीचे चंद एक बातें आपने लिखी होंगी कि एज सम एलिमेंट्स इन सी जे, या सिंपल आप लिखें एज ऑल एलिमेंट्स इन सी जे माइनस जी जे आर नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, एज ऑल एलिमेंट्स इन सी जे माइनस जी जे रो ऑफ टेबल 1 आर नॉट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, आर नॉट less than equal to 0, so we move towards optimal solution, हम optimal solution की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये बातें आपने लिखनी है बीच में। तो फिर आपने बनाना टेबल नंबर 2। अब टेबल नंबर 2 कैसे बनाया मैंने, देखें आपका ये जो पिवट एलिमेंट है ये 2 आ गया, ये किस रो में है, पहली रो में है, कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x2 है। अब इसका मतलब ये जो पहली रो में वेरिएबल बैठा हुआ है s1, इसको उठा देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे, इसकी जगह x2 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर s1 की जगह जो नया वेरिएबल आपका आएगा, देखो आपके पास जो s1 की जगह नया वेरिएबल आएगा वो आएगा x2, यानी कि s1 जो है हमारा s1 आउटगोइंग वेरिएबल है, x2 इनकमिंग वेरिएबल है। नया वेरिएबल s1 की जगह x2 आ गया और s1 ख़त्म हो गया। इसके नीचे वाले s2 और s3 वेरिएबल, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर S2 भी आ जाएगा, S3 भी आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। अगली चीज़ x2 के ऊपर वाला कोफिशिएंट कौन है, 15 है, वो यहाँ पर 15 आ जाएगा, जबकि S2 और S3 के कोफिशिएंट क्या थे, 0 थे, वो यहाँ पर 0, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब अगली काम, ये वाले आपने कैसे फिल करने हैं, इनको फिल करने के लिए आपने x2 का जो पिवट एलिमेंट बनाया है वो 2 है, इस 2 को आपने 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, पूरी रो को 2 पर डिवाइड कर दें, पहली रो जो है उसको 2 पर डिवाइड कर दें, इसको 2 पर डिवाइड किया, ये आ गया 1/2,
देखते जाएं, ये 1/2 आ गया, इसको 2 पर डिवाइड किया ये आ गया 1, इसको 2 पर डिवाइड किया ये आ गया 1, इसको 2 पर डिवाइड किया ये आ गया 1/2, इसको 0 को 2 पर डिवाइड किया 0, इसको 0 पर 2 पर डिवाइड किया 0, बी वाले नंबर को भी 2 पर डिवाइड करना है, 90 को 2 पर डिवाइड किया आंसर आया 45। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात, आगे आपने इस पिवट एलिमेंट के नीचे वाली इन दोनों रोज को S2 और S3 जो रो है इसको 0 0 बनाना है। अब 0 0 कैसे बनाना है, आपने 2 के 0 0 नहीं बनाना, अब 2 की जगह नया पिवट एलिमेंट, नया मतलब जो आपका पिवट एलिमेंट बन गया 1 है, इस 1 के जरिए इन दोनों S2 और S3 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो जी, ये रो नई रो में बदल चुकी है, वो ये नई रो बन गई है, ये न्यू रो है, इसे आप मॉडिफाइड रो भी कह सकते हैं। इस मॉडिफाइड रो के जरिए आपने S2 और S3 को 0 बनाना है। S2 के नीचे वाला यहाँ पर जो नंबर है वो 1 है, कैसे बनेगा ये 1 के जरिए, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दें। फर्स्ट रो कौन सी, अब ये वाली लेनी है जो नई बनी है। इसी तरह ही R3 माइनस R1 कर देंगे, तो मैं यहाँ पर जो रो ऑपरेशन इस्तेमाल करूँगा, आपके पास R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। देखो कैसे, इसके नीचे क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, दोनों को माइनस किया, इसके नीचे बन गया 0। ठीक है, यानी R2 में से R1 को माइनस कर दिया। अब R2 का ये वाला नंबर कौन है, 2 है, पुराना नंबर 2 है, ऊपर R1 का नया नंबर कौन है 1/2 है, तो आप करोगे 2 माइनस 1/2, इस तरह आंसर कितना बनेगा 3/2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। बस इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ आती होती है जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो रो ऑपरेशन लगाते वक्त R1 जो अब आपने लेनी है, R1 लेनी है ये वाले नए नंबर वाले, वो पुराने वाले नहीं लेने, जबकि R2 और R3 वही पुराने नंबर चलेंगे आपके। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ही जब यहाँ पर आप ये 1 है, यहाँ पर 1 है और ऊपर यहाँ नंबर x3 के ऊपर नंबर क्या बना है 0, 1 माइनस 1 0। फिर इसी तरह यहाँ पर S2 का ये वाला नंबर 0 है, इसके ऊपर कौन है नया नंबर 1/2 है, तो 0 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर नंबर 1 है, इसके ऊपर कौन है 0 है, 1 माइनस 0 1 आ गया। यहाँ पर 1 है, S2 यहाँ पर 0 है, अब नया पुराना नंबर S3 का ये 0 है। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर अब नया नंबर कौन सा है 45 है, तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे 150 माइनस 45, ये देखो 150 माइनस 90 नहीं करना आपने, 150 माइनस जो नया नंबर 45 बना वो करेंगे आप, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 105। इसी तरह ही जब आप ये वाली ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1 में फिर बता रहा हूँ ये नई वाली और R3 ये ऊपर पुरानी वाली थर्ड रो, इनको आप माइनस करते रहें, अब माइनस कर लेंगे आई होप आप। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास नंबर बनेंगे यहाँ पर 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25। ठीक होगी बात ही कि नहीं। नहीं जी, अब अगला काम वही है कि मैंने ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालूंगा, CB के इन नंबरों को कॉलम वाइज इनसे मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड करता जाऊँगा, या सब जो भी साइन है उस तरह चलेंगे हम। 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 15/2 आ गया, 0 के से मल्टीप्लाई किया फिनिश हो गया 0 आ गया, 0 के से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो ये फाइनल आपके आएगा आंसर 15/2। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 50, ये 0 0 ये ख़त्म हो गया, ये 15 आ जाएगा। 15 1 50 और 0 0 0 0 1 0, यहाँ पर भी 15 आ गया आपके पास। 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 15/2 आ गया, बाकी सारे 0 हो गए। 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 आ गया जी आपके पास। 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया ख़त्म, 0 0 यहाँ पर 0 आ गया आपके पास। ठीक है, आगे चलें। अब आगे 15 को 45 से मल्टीप्लाई किया और ये नीचे वाले तो नंबर 0 है, 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर लें आंसर आ जाएगा 675, ये आपके पास आ गया। देखो जी, आपकी ना यहाँ पर एक पहचान ये है कि अगर आप मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पहला इनिशियल बेसिक विजिबल सॉल्यूशन में यहाँ पर जो बी के नीचे ये वाला नंबर है, ये जेड की कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कीमत को शो कर रहा है। यहाँ पर ऊपर वाले टेबल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कीमत निकली 0। सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन में सही होने की पहचान ये है कि 0 से बड़ा आंसर आना चाहिए, डैट इज़ यहाँ पर देखो 675 आ गया, इंप्रूव कर गया। अगर फर्ज करो ये 0 है और आपसे गलती से यहाँ पर आंसर निकल रहा है जैसे कि माइनस में, तो इसका मतलब आप कहीं से गलती कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे निकालना है आपने CJ माइनस ZJ, ये कैसे निकलेगा, CJ सबसे टॉप रो में 10 है, यहाँ से 15/2 है, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 15/2, ये आंसर आएगा 20, 20 माइनस 5/2 आंसर आ जाएगा 5/2। 15 माइनस 15 0, 8 में से 15 गए -7, 0 में से 15/2 माइनस 15/2 आ गया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 आ गया। अब आप गौर करो, क्या आपकी आखिरी रो में तमाम एलिमेंट नेगेटिव हो चुके हैं? नहीं जी, अभी भी एक नंबर ऐसा मौजूद है 5/2। ये आप फिर इसमें नीचे वही लाइन लिखेंगे, एज देयर इज़ एन एलिमेंट
एक एलिमेंट है, देयर इज़ एन एलिमेंट 5/2 इन CJ माइनस CJ रो ऑफ टेबल नंबर 2 विच इज़ पॉजिटिव, सो सेकंड फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, वी विल मूव टू ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये लाइनें आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। रेशो निकालनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। रेशो कैसे निकालेंगे, बी को आपने ये आपका पीवट एलिमेंट बन गया, पीवट कॉलम बन गया। 45 को 1/2 पर डिवाइड करना आपने, 45 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आंसर बनेगा 90। ठीक होगी बात। 105 को 3/2 पर आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 70 के बराबर। 25 को 5/2 पर डिवाइड कर लें, आंसर बनेगा 10। ठीक होगी बात। ये आपकी तीनों रेशियो जो है पॉजिटिव है, लेकिन स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सी है, 10 है। इधर आएंगे, इसका मरतबा आपका पीवट एलिमेंट 5/2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पीवट कॉलम पहला कॉलम, पीवट रो तीसरी रो, पीवट एलिमेंट 5/2, S3 आउटगोइंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल कौन है, x1 है। तो S3 को ख़त्म कर दूंगा, इसकी जगह x1 लिख दूंगा। तो नया टेबल देखो, नया टेबल क्या है, x2 आ गया, S2 वैसे का वैसे रहेगा। अब S3 बदला है, क्योंकि ये वो कौन है, ये आपके पास है पीवट कॉलम था और ये पीवट रो थी, तो नया आपका वेरिएबल आएगा यहाँ पर x1। ठीक होगी बात। ये x2 का कोफिशिएंट वही है 15 ऊपर, S2 का कोफिशिएंट वही है 0, x1 का कोफिशिएंट ऊपर 10 है, ये आ गया। ठीक होगी बात। ये अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, अंदर वाली एंट्री कैसे फिल करनी है आपने। आपका पीवट एलिमेंट कौन बना है, 5/2, उसको मैंने 1 बनाना है। यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, तीसरी रो को यानी S3 कर लें, R3 कह दें, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तीसरी रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करवाने से तो ये सारा बदल दूंगा इसको। तो 2/5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बन गया 1, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/5 आ जाएगा। पिछला टेबल अपने सामने रखें अब आप, ठीक है, -1/5 आ जाएगा। फिर S2 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया आ गया 2/5। इसी तरह ही आपने B को भी मल्टीप्लाई करना, और B का नंबर कौन सा था आखिरी, ये था 25 S3 में। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, 5 और 25 कट के 5 रह जाएंगे, 5 2 10 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 के बराबर। ठीक होगी बात। ये अब आपने इस 1 के ऊपर वाले तमाम नंबरों को 0 करना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। देखो, आपने एचीलॉन फॉर्म नहीं बनानी होती है, आपने सिर्फ ये करना है कि इसके ऊपर वाले 1 के नीचे वाले, अगर 1 जहाँ पर भी 1 है पीवट एलिमेंट, उसके नीचे वाले को तमाम 0 करना है आपने। तो मुझे बताओ कि इसके ऊपर बैठा है 3/2, कौन सी रो में, सेकंड रो में। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 माइनस, इसके जरिए करना है तीसरी रो के लिए, तो तीसरी रो में यहाँ पर 1 बन चुका है, R2 माइनस 3/2 टाइम R3, एक एयर ऑपरेशन लगेगी। इसी तरह R1 का नंबर है 1/2, तो मैं करूँगा R1 माइनस 1/2 टाइम R3। ठीक होगी बात। ये दो ऑपरेशन इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जो कैलकुलेशन में, आप आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4/5, यहाँ पर आ जाएगा 3/5, S2 आपके पास आ जाएगा 0, ये आ गया -1/5। ठीक होगी बात। ये अच्छा, आगे ये वाले जो नंबर हैं 0 -3/5, यहाँ पर आ जाएगा -1/5, ये आ जाएगा 1, और ये आ गया -3/5। इसी तरह B के नंबरों पर भी ऑपरेशन लगानी है, ये आ गया 40, ये आ गया 90। ठीक होगी बात। ये आगे निकाला मैंने ZJ कैसे निकलेगा, CB के नंबरों को आप रो वाइज मल्टीप्लाई, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 15 0 0, 10 0 0 0, 10 1 10, ये 10 आ गया आपके पास। ठीक होगी बात। ये 15 1 1, ये 15 आ जाएगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। 15 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 12, और यहाँ पर इसको 10 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर वाला तो 0 हो जाएगा, वो आ जाएगा जी 5 2 10, यानी कि देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, 15 × 4/5 प्लस 0 × -3/5 प्लस 10 × 2/5। ठीक होगी बात। ये 5 थी 15, ये आ रहेगा 12, ये आ गया 5 2 4 आ गया, तो आंसर कितना बन गया 16। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब आपको आई होप कि समझ आ गई होगी मजीद। 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, फाइनल ऐड प्लस जो भी करना था कर लिया, तो S1 का आंसर आएगा यहाँ पर 7। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 0, इसको करने के बाद आपका आंसर बनता है 1। इसी तरह B के नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 700। देखो सोल्यूशन मजीद इम्प्रूव कर गया। पिछली मरतबा यहाँ पर आंसर था 675, अब बड़ा हो गया आंसर 775, इसका मतलब ठीक जा रहे हैं आप। आखिरी रो CJ माइनस CJ नंबर सबसे टॉप रो, उसमें से CJ के नंबरों को माइनस करें, 10 - 10 0,
15 माइनस 15 0, 8 माइनस 16 -8, 0 माइनस 7 माइनस 7 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, ये -1 आ जाएगा। अब आप देखोगे, देखो आपकी आखिरी रो जो है वो सारी नेगेटिव हो चुकी है। आप लिखोगे एज एवरी एलिमेंट ऑफ Cj minus Zj is less than equal to 0. So our third feasible solution, third basic feasible solution is an optimal solution, So आपकी ऑप्टिमल सोल्यूशन है यहाँ पर। सो z डैश मैक्सिमम इज़ इक्वल टू, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 700। वेयर आपके जो वेरिएबल कौन कौन से आए हैं, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल आपको बेसिस में नज़र आ रहे हैं आखिरी टेबल में, x2, s2, x1। वेयर x1 की कीमत निकली है, x1 के सामने जाके देखो b में क्या पड़ा हुआ है 10, x1 की कीमत 10 है। उसके बाद x2 की कीमत हमारे पास है जी 40 आ गई। और स्लैक वेरिएबल s2 है बीच में, s2 की कीमत है हमारे पास 90। ठीक होगी बात। लेकिन क्या हमने z डैश की कीमत निकालनी थी, नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो z डैश था, एज z डैश आपने लिया था, सॉरी यार इसकी ये z डैश नहीं है, z ये था z, हमारे पास हमारा शुरू में फंक्शन था z डैश, या जिसको मैंने z नोट भी कहा हुआ अपने नोट्स में। z इज इक्वल टू, z तो मैंने यहाँ पर बाद में बनाया ना, z इज इक्वल टू z डैश माइनस 640। इसको नाम मैंने z डैश का दिया था, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये था मैक्सिमाइज z डैश इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये हमारा बना था। और बाद में जब आपने लोअर बाउंड में चेंज किया था तो फिर वो नया जो मैंने वेरिएबल लिया था वो मैक्सिमम z आ गया था। और फार्मूला ये है, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू z डैश माइनस 640। अब मैंने चूँकि z डैश की कीमत निकालनी है, 640 को लाकर दूसरी तरफ प्लस कर दूंगा, दिस इम्प्लाइज z डैश इज इक्वल टू z प्लस 640 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास z डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो शुरू में हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ऑब्जेक्टिव, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। z की कीमत कितनी निकली है 700 प्लस 640, दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 1340। ठीक है ना, तो ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा जी। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर थोड़ी सी, अब ये तो आ गई ना z की वैल्यू। अब अगली जो सब्स्टिट्यूशन आपने की थी, आल्सो एज, आपने शुरू में अपने x को लेट करके आए थे x1 प्लस 10, ऐसे ही है। तो x1 की कीमत निकली है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। आपके आंसर निकालने ओरिजिनल वेरिएबल में, आपके ओरिजिनल वेरिएबल थे स्मॉल x y z शुरू में, ये तो बाद में लोअर बाउंड के जरिए आपने सब्स्टिट्यूशन की है ना। y को आपने लेट किया था x2 प्लस, y को आपने लेट किया था x2 प्लस 20, तो x2 की कीमत कितनी निकली 40 प्लस 20 ये आ गया 60। ठीक है, और आगे आपने z लेट किया था, z आपके पास था 30 प्लस x3 की कीमत क्या यहाँ पर नहीं आपको नज़र आ रही है, x1 x2 है और s2 स्लैक वेरिएबल है, x3 नहीं है, तो x3 की कीमत आप यहाँ पर पुट करेंगे 0 के बराबर, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो दिस इज़ दी ऑप्टिमल सोल्यूशन। आगे आप वर्डिंग थोड़ी सी लिख दें। So the optimal solution to mix, optimal mix is to produce 20 units of x, product x के 20 units, product y के 60 units, and for product z we will make 30 units to get the maximum profit of rupees 1340। ये लाइनें आपने लिख लेनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी। अपना क्वेश्चन जारी सी बात है, लेंथी है, ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं और फिर एक एक स्टेप आपको मैंने समझाया है, तो इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। मेरा गला भी बैठ गया है बोल बोल के। वीडियो अगर अच्छी लगी, कुछ आप समझते हैं आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाजमी इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।